बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी ROP का टॉपिक। तो आपने याद रखना है कि ये जो रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी है ये एक बाईलैटरल प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, दोनों आंखों में होगा और इसमें प्रोलिफरेशन यानी नियोवस्कुलराइजेशन हो रही होती है। ठीक है, बाईलैटरल प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है ये। और किस में होती है? तो ये उन बच्चों में होती है जो प्री मेच्योर जिनकी डिलीवरी हो, यानी जो 31 वीक्स से लेस जिनकी गेस्टेशनल एज हो। ठीक है, गेस्टेशनल एज लेस देन 31 वीक्स, या जिनका लो बर्थ वेट हो, 1500 ग्राम से कम उनका वज़न हो, और उनको एक्सपोजर हुआ हो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये तीन रिस्क फैक्टर्स आपने याद रखने हैं कि एक तो प्री मेच्योर हो बेबी, दूसरा लो बर्थ वेट हो, उसकी 1500 ग्राम से कम वज़न हो, और तीसरा एक्सपोजर हो टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। पैथोजेनेसिस देखते हैं कि ये रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी क्यों डेवलप कर रही होती है। तो ये अब एक बेबी है जो आपकी तरफ देख रहा है, तो ये राइट आई होगी और ये होगी लेफ़्ट आई। अब राइट आई में मैंने आपको बताया था कि जो बिल्कुल पोस्टीरियरली पॉइंट होता है ये मैक्यूलर रीजन हो गया दोनों आइज़ का, और नेज़ल साइड पे जो है ना थोड़ा सा ये ऑप्टिक डिस्क का एरिया है। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क इधर नेज़ल साइड पे जो है ना पीछे पोस्टीरियरली निकल रही होती है। इसके बाद इन्हीं आइज़ का फंडस व्यू देख लें, ये रेटिना है दोनों आइज़ का। तो राइट में ये जो है ये ऑप्टिक डिस्क हो जाएगी, और मैक्यूला जो है ना इधर दरमियान में करके मैक्यूला होगा। ये भी इसकी ऑप्टिक डिस्क इधर राइट साइड पे होगी और ये मैक्यूला होगा। अब ये बात आप याद रखें कि जो नेज़ल पोर्शन है रेटिना का, ठीक है, नेज़ल पोर्शन कौन सा होगा? ये मीडियल पोर्शन, यानी रेटिना का ये वाला पोर्शन, ये वाला। इस नेज़ल पोर्शन जो है ना ये वस्कुलराइज हो जाता है, यानी इसमें वेसल डेवलपमेंट हो जाती है एट 8th मंथ ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, फीटस की जब एज 8 मंथ्स होती है तो 8 मंथ्स में जो है ना नेज़ल पोर्शन जो है रेटिना का वो वस्कुलराइज हो जाता है। लेकिन जो टेम्पोरल पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आ जाता है, टेम्पोरल पोर्शन ऑफ रेटिना, ये वस्कुलराइज होता है आफ्टर 1 मंथ आफ्टर बर्थ। ठीक है, पैदाइश के 1 महीने बाद ये वस्कुलराइज होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो नेज़ल पोर्शन है वो पहले वस्कुलराइज हो जाएगा 8th मंथ ऑफ गेस्टेशन पे, जबकि जो टेम्पोरल रेटिना है वो एज के बर्थ के 1 महीने बाद जो है वो वस्कुलराइज होगा, यानी उसमें वेसल्स डेवलप होंगी। तो टेम्पोरल रेटिना जो होता है प्री मेच्योर इन्फेंट्स का, वो सेंसिटिव होता है टू टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन दीजिए तो टेम्पोरल रेटिना इफ़ेक्ट होगा ज़्यादा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। क्या होता है कि जब बेबी प्री मेच्योर हो और उसको हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन दीजिए, हाइपरऑक्सिया, तो उससे क्या होगा कि जो कैपिलरी एंडोथीलियम होती है, उस ऑक्सीजन की वजह से उस कैपिलरी एंडोथीलियम का डैमेज हो जाता है। ठीक है, कैपिलरी एंडोथीलियम अब डैमेज हो गई, तो जब तक ऑक्सीजन देते रहेंगे तब तक तो ठीक है, पर जब ऑक्सीजन स्टॉप करेंगे तो उससे क्या होगा कि डैमेज कैपिलरी एंडोथीलियम की वजह से रेटिना में सही तरह से ब्लड सप्लाई, रेटिना में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा सही तरह, जिसकी वजह से कंपनसेटरी नियोवस्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी, यानी वेजेफ्स रिलीज़ होंगे उस एरिया से जिस रेटिना के जिस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा, जिस एरिया का इस्कीमिया हो रहा है, उधर से वेजेफ्स रिलीज़ होंगे जो बाद में नियोवस्कुलराइजेशन करवाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो क्या होते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी के। तो आपने याद रखना है कि 2 तरह की होती है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। एक एक्टिव आरओपी होती है और दूसरी होती है सिकाट्रिशियल आरओपी। एक्टिव आरओपी में क्या होता है, इसमें जो है ना लोकेशंस और स्टेजेस के हिसाब से हम रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी को क्लासिफाई करते हैं। अब लोकेशन में जो है ना कि जो रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी है उसकी लोकेशन क्या है, वो किस जोन में लोकेटेड है। तो हमने 3 जोन्स बनाए हुए हैं रेटिना के। तो जिस जोन में होगी रेटिनोपैथी हम उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये इस जोन में है। कौन कौन से जोन होते हैं? अब ये देखें, ये दरमियान में ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, ये जो रेड कलर की है, पहला जोन होता है ये जो मैंने पर्पल से शेड किया है, ये वाला जोन जो है। ठीक है, ये
कितना इसका रेडियस होता है, तो जो इसका रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है, ये ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, उससे 2x होता है, ट्वाइस होता है। ठीक है, क्या मैंने कहा कि ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला के दरमियान में जितना डिस्टेंस होगा उसका ट्वाइस, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस जोन 1 का रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन मैक्यूला एंड डिस्क मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू रेडियस ऑफ जोन 1। ठीक है, इसके बाद जोन 2 क्या होगा? जोन 2 होता है कि जो है ना ऑप्टिक नर्व से नेज़ल ऑरा सिरेटा तक। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये जो है ये लेफ़्ट आई है, लेफ़्ट आई का रेटिना है और ये राइट आई का रेटिना है। तो ये इधर फॉर इंस्टेंस ऑप्टिक डिस्क है, तो नेज़ल ऑरा सिरेटा बनेगा कि अब आई ऐसे होती है ना, रेटिना अब ऐसे है फॉर इंस्टेंस, तो नेज़ल ऑरा सिरेटा तकरीबन इस जगह पे बनेगा नेज़ली। तो नेज़ल ऑरा सिरेटा तक जो है ना ऑप्टिक डिस्क से, वो जोन 2 होता है। और जोन 3 क्या होता है कि जो हिस्सा टेम्पोरली बचेगा, ये एंटीरियर क्रेसेंट वाला रीजन, ठीक है, वो सारा जो है जोन 3 में आ जाएगा। तो ये बात इधर याद रखें कि जो जोन 1 है उसमें जो रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी होगी वो सबसे ज़्यादा नुकसान आते हैं उसके, क्योंकि वो ऑप्टिक नर्व के करीब होगी, ऑप्टिक डिस्क के करीब होगी। ठीक है, तो ये 3 जोन्स याद रखें। इसके बाद देखते हैं स्टेजेस ऑफ रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। तो 5 स्टेजेस हैं टोटल। आपने इसको याद रखना है डीप टी के निमोनिक से। ठीक है, DEEPT, डीप टी। पहला स्टेज क्या होगा कि डिमार्केशन लाइन। इसको मैं समझाता हूँ। अब आप समझे कि ये जो है ना, ये एक रेटिना है। ठीक है, अब ये सारा जो है ना एरिया ये रेटिना का है। ये जो दरमियान में ये रीजन है ना, ये है मैक्यूला का रीजन। ठीक है, अब होगा क्या कि ये समझ लें नेज़ल साइड है, ये अंदर वाली नेज़ल साइड है और ये बाहर वाली जो है ये टेम्पोरल साइड है। ठीक है, पहला स्टेज मैंने आपको बताया स्टेज होता है डिमार्केशन लाइन बनती है। ठीक है, कि जो वस्कुलर रेटिना है कि जो जिस रेटिना के वो पार्ट जिसमें वेसल्स हैं उसके और नॉन वस्कुलराइज्ड पार्ट के दरमियान में जो है ना एक लाइन डिमार्केशन लाइन, एक फ्लैट वाइट लाइन बन जाती है। ठीक है, इधर समझ लें आप कि ये फॉर इंस्टेंस लाइन बन गई है। ये जो इसका ये अंदर वाला रीजन है ये वस्कुलराइज्ड है। ठीक है, जबकि ये बाहर वाला रीजन है ये नॉन वस्कुलर है, इसमें वेसल ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, तो ये दरमियान में एक फ्लैट वाइट लाइन बन जाएगी वस्कुलर और नॉन वस्कुलर पार्ट ऑफ रेटिना में। तो ये पहला स्टेज होता है डिमार्केशन लाइन का। इसके बाद दूसरा स्टेज होता है एलिवेटेड रिज। एलिवेटेड रिज कैसे बनती है कि ये वही रीजन जिसमें जो है ये डिमार्केशन लाइन बनी हुई है, इस डिमार्केशन लाइन पे जो है ना नियोवस्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नियोवस्कुलराइजेशन का मतलब है अब ये जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया जो ए वस्कुलर है, इसको तो ब्लड पहुंच ही नहीं रहा। तो जब इसको ब्लड नहीं पहुंचेगा तो इस एरिया का इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जब इस्कीमिया डेवलप होगा तो इधर से वेजएफ्स रिलीज़ होंगे। वेजएफ रिलीज़ होंगे तो उनकी वजह से नियोवस्कुलराइजेशन होगी। तो इस रिज पे हमें नियोवस्कुलराइजेशन देखने को मिलेगी। तो ये एलिवेट हो जाएगी, ऐसे आगे को आ जाएगी। ठीक है, तो ये पिंक कलर की एक रिज बन जाती है। ये होता है एलिवेटेड रिज का स्टेप। तीसरा स्टेज होता है एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवस्कुलर प्रोलिफरेशन का। अब एक्स्ट्रा रेटिनल का मतलब है कि रेटिना से बाहर, रेटिना के आगे, ठीक है, फाइब्रोवस्कुलर प्रोलिफरेशन। तो मैंने आपको बताया कि इधर से वेसल्स, न्यू वेसल्स बनना शुरू हो गई हैं, एक एलिवेटेड रिज बन गई थी स्टेज 2 में। अब क्या होगा कि ये रिज जो है ये अब इधर वेसल्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, इतनी बढ़ रही हैं कि जो है ना बाहर को अब रेटिना लेयर, रेटिना के आगे जो है ये विट्रियस प्रेजेंट है, ये सारा आगे विट्रियस है। ठीक है, तो इस जगह से जो है ना वेसल्स ग्रो कर रही हैं और आगे विट्रियस में आई जा रही हैं। ठीक है, तो वस्कुलर कंपोनेंट ब्लड वेसल्स भी और उसके साथ फाइब्रस, कुछ कंपोनेंट फाइबर्स भी जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं और आगे विट्रियस में आए जा रहे हैं। तो ये स्टेज होता है एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवस्कुलर प्रोलिफरेशन का। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि ऐसे ये जो है ना
रिज बढ़ती जा रही है, एलिवेट हुई जा रही है और आगे विट्रियस में आ रही है। स्टेज 4 होता है पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट का स्टेज। पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट आगे फर्दर दो तरह की है, 4A और 4B। 4A वो पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट होती है जो मैक्यूला को इन्वॉल्व नहीं करती, जबकि 4B मैक्यूला को भी इन्वॉल्व करती है। और फिर आखिर में क्या होता है कि टोटल रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है। होता क्या है कि अब मैंने आपको बताया कि वेसल्स और फाइब्रोवस्कुलर कंपोनेंट जो है वो ग्रो कर रहा होता है। तो फाइब्रोवस्कुलर कंपोनेंट अब ग्रो कर रहा है तो वो इधर विट्रियस में जो है ना वो विट्रियस में शामिल हो रहा है सारा विट्रियस। अब विट्रियस ह्यूमर क्या करेगा, ये फॉर इंस्टेंस मेरा हाथ विट्रियस है, इसमें फाइब्रस कंपोनेंट आ रहा है, फाइब्रस और वस्कुलर, तो विट्रियस ऐसे खींचेगा वो उस फाइब्रोवस्कुलर कंपोनेंट को। तो जब ऐसे खींचेगा तो पीछे से रेटिना जो है वो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगी। और ये फाइब्रोवस्कुलर कंपोनेंट यानी कि जो नई वेसल्स बनी हुई थी और जो फाइबर्स थे वो जब विट्रियस ह्यूमर में होंगे तो वो हमें ऐसे नज़र आएंगे कि लेंस के जब एक्सटीरियर से हम देखेंगे स्लिट लैंप के थ्रू तो ऐसे नज़र आएंगे कि लेंस के पीछे जो है एक वाइट सा जो है मास है, यानी ल्यूकोकोरिया है, वाइट सा मास है लेंस के पीछे। ठीक है, तो उसको कहते हैं रेट्रो लेंटल फाइब्रोप्लेजिया। ठीक है, रेट्रो लेंटल यानी लेंस के पीछे, और फाइब्रोप्लेजिया यानी फाइब्रस टिश्यू जो है ना वो नज़र आ रहा है। तो ये 5 स्टेजेस आपने याद रखनी है डीप टी से। डीमार्केशन लाइन बनती है स्टेज 1 में, वाइट कलर की फ्लैट लाइन होती है। फिर एलिवेटेड रिज बनती है, ये पिंक कलर की होती है। फिर ई से एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवस्कुलर प्रोलिफरेशन, पी से पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट होती है और टी से टोटल आरडी होती है विट्रियस की ट्रैक्शन की वजह से कि विट्रियस खींच रहा है रेटिना की लेयर को। अब देख लेते हैं कि जो है ना रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, इसमें एक और स्टेजिंग होती है डिज़ीज़ को ग्रेड करने के लिए, वो होती है प्लस डिज़ीज़ और थ्रेशोल्ड डिज़ीज़। प्लस डिज़ीज़ हम कब कहते हैं, जब जो है ना इस स्टेज में क्या होता है कि टेंडेंसी टू प्रोग्रेस होती है, कि प्रोग्रेशन हो सकती है डिज़ीज़ की। क्या क्या होगा इसमें कि एटलीस्ट 2 क्वाड्रेंट्स, जो रेटिना है ना इसके 4 क्वाड्रेंट्स है, तो एटलीस्ट कोई से दो क्वाड्रेंट्स में जो है ना ब्लड वेसल्स की डायलेशन और टोटोसिटी हुई हो। ठीक है, टोटोसिटी कहते हैं ऐसे जो है ना जिग जैग सी वेसल्स बनी होती हैं, तो ये हो, इसके साथ विट्रियस हेज प्रेजेंट हो और प्यूपल डायलेट ना कर सके, तो इस स्टेज को हम कहते हैं प्लस डिजीज़। इसके बाद थ्रेशोल्ड डिजीज़ क्या होती है कि स्टेज 3 आरओपी। स्टेज 3 आरओपी मैंने आपको बताया था होती है एक्स्ट्रा रेटिनल जो है फाइब्रोवस्कुलर प्रोलिफरेशन। तो स्टेज 3 आरओपी हो जोन 1 या जोन 2 के अंदर, यानी कि ऑप्टिक डिस्क के करीब, प्लस 5 कॉन्टीन्यूस और टोटल 8 टोटल क्लॉक आवर्स ऑफ डिजीज़, और साथ में प्लस डिजीज़ भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तब हम इसको कह देंगे ये थ्रेशोल्ड डिजीज़ है। मैनेजमेंट कैसे होती है इसकी, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं। जो भी प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं, लो बर्थ वेट इन्फेंट्स हैं, उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी के लिए। ठीक है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है, 2 तरह की ट्रीटमेंट है। एक तो टाइप 1 है। टाइप 1 ट्रीटमेंट में हम ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं विद इन 72 आवर्स। ठीक है, और टाइप 2 में हम ट्रीटमेंट कोई नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, टाइप 1 में कब हम विद इन 72 आवर्स ट्रीटमेंट करेंगे कि कोई भी आरओपी की स्टेज हो जोन 1 में और साथ में प्लस डिजीज़ हो, या स्टेज 3 से किसी भी एक्सटेंट तक हो, स्टेज 3 या स्टेज 4 या स्टेज 5 हो जोन 1 के अंदर, या स्टेज 2 और 3 हो जोन 2 के अंदर और साथ में प्लस डिजीज़ भी हो, तब हम विद इन 72 आवर्स जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। टाइप 2 में क्या होता है कि अगर तो स्टेज 1 या स्टेज 2 आरओपी है और जोन 1 में साथ में प्लस डिजीज़ नहीं है तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, या स्टेज 3 आरओपी है जोन 2 में और प्लस डिजीज़ नहीं है तो ये हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ़र नहीं करते। तो आपने याद ये रखना है कि जो प्लस डिजीज़ अगर होगी तो ट्रीटमेंट करेंगे, प्लस डिजीज़ नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है, लेज़र एब्लेशन है कि जो है नियोवस्कुलराइजेशन हुई है
उस एरिया को जो इस्कीमिक रेटिना है जो वेजेफ्स रिलीज़ कर रहा है, उस एरिया को हम लेज़र के थ्रू जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि वेजेफ्स रिलीज़ ही ना हो। वेजेफ्स नहीं रिलीज़ होंगे तो नियोवास्कुलराइजेशन नहीं होगी। इसके बाद दूसरा होता है इंट्राविट्रियल एंटी वेजेफ्स के विट्रियस में इंजेक्शन लगाएंगे एंटी वेजेफ्स का, वो वेजेफ्स को के एक्शन को निगेट कर देंगे और नियोवास्कुलराइजेशन नहीं होगी। या फिर सीवियर केसेस में कि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे विट्रियस खींच रहा था रेटिना को, विट्रियस ट्रैक्शन हो रही थी, तो विट्रियस ट्रैक्शन के केस में आरडी से बचने के लिए पार्स प्लेना विट्रियक्टमी करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एमसीक्यूज़ कैसे आएंगे इस टॉपिक में से। तो ये देख लें कि अ मेल चाइल्ड वॉज बॉर्न टू 35-year-old वुमेन एट 30th वीक ऑफ गेस्टेशन। तो पहला हमें हिंट मिल गया कि 30th वीक ऑफ गेस्टेशन पे वो पैदा हुआ है बच्चा। और ही वॉज हैविंग ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी एंड वॉज इमीडिएटली शिफ्टेड टू वेंटिलेटर वेयर हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन वॉज गिवन। अब हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी दिया है। और थैल्मोस्कोपिक एग्जाम किया तो उसको ल्यूकोकोरिया है। तो ये टिपिकल सिनारियो है आरओपी का। इसके बाद एक प्री मेच्योर इन्फेंट है, 1000 ग्राम उसका वेट है। आई एग्जामिनेशन के लिए आया तो टोटोस्ट्री ऑफ वेसल्स और रीवस्कुलराइजेशन हुई है जोन 3 में। तो ये क्या डायग्नोसिस है, तो इसका भी रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी है।